हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी एलटी ग्रेड के लिए डीबीएमएस को कंप्लीट इस वीडियो में खत्म कर रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक ही क्वेश्चंस काफी ज्यादा वैल्यू आपके लाइफ में ऐड करेगा, तो मेक श्योर करें वीडियो को अंत तक देखें और एक ही क्वेश्चंस को काफी अच्छे समझें, क्योंकि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which component of DBMS provides an abstraction that hides complex database structure from user and applications? बोला है कि DBMS का वो कौन कंपोनेंट है जो एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट चीजों को हाइड करता है। जिस चीज को यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है उसको हाइड कर लेता है, और जो फंक्शनल डिटेल्स होता है जिसको यूजर को दिखाया जा सकता है सिर्फ वही चीजें दिखाता है। तो बोला है कि जो हाइड करता है कॉम्प्लेक्स डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, किससे? यूजर से और उसके एप्लीकेशन से। कौन सा प्रॉपर्टी है? क्या डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, क्या डेटा रिडंडेंसी है, क्या डेटा इनकंसिस्टेंसी है, या फिर डेटा फ्रेगमेंटेशन? तो देखो, जो डेटा फ्रेगमेंटेशन होता है इसका मतलब है डेटा को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो हाइड नहीं कर रहा है, सिर्फ डिवाइड कर रहा है। ये क्या हो जाएगा? गलत। डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या मतलब है? कि डेटा पूरा रिलायबल नहीं है, पूरा कंसिस्टेंट नहीं है। जिस तरीके से डेटा हमें चाहिए डेटा उस फॉर्म में नहीं है। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। डेटा रिडंडेंसी। डेटा का रिडंडेंट होना मतलब डुप्लीकेट डेटा होना। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, कि एक ही डेटा काफी बार डेटाबेस में आना, तो उसको तो रिडंडेंसी बोलेंगे, ना कि एब्स्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा? ये गलत। लेकिन जो डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि वो फंक्शनल डिटेल्स यूजर को दिखाता है और बाकी जो इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है वह यूजर से हाइड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेटा एब्स्ट्रैक्शंस। और यही चीजें जो मैंने आपको समझाया है वही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। जो डेटा रिडंडेंसी है वो डेटा को डुप्लीकेट करता है। इनकंसिस्टेंसी क्या करता है? मल्टीपल कॉपीज एक ही डेटा का रहता है जो मैच नहीं करता है। फ्रेगमेंटेशन क्या करता है? जो छोटे छोटे पीसेज में इसको डिवाइड करता है। नेक्स्ट, इन अ डेटाबेस सिस्टम which level of the three schema architecture describes how data is physically stored on a storage device? देखो, इसमें जो हमारे पास थ्री लेवल स्कीमा है, थ्री लेवल स्कीमा, उस पे बोल रहा है कि डेटा फिजिकली कैसे स्टोर होता है या किस लेवल से हमें पता चलता है। तो जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है डेटा इज फिजिकली, फिजिकली कैसे स्टोर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो फिजिकल लेवल इसके बारे में हमें बताएगा। और बाकी जो लेवल्स है उनके बारे में देखो। फिजिकल लेवल बता दिया, एक्चुअल स्टोरेज। जो कंसेप्चुअल लेवल है वो दिखाता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटायर डेटाबेस। जो फिजिकली स्टोर नहीं कर रहा है लेकिन लॉजिकली स्टोर कर रहा है, लॉजिकली चीजों को डिस्क्राइब कर रहा है। व्यू लेवल क्या करता है? जो केवल सबसेट ऑफ डेटाबेस को शो करता है किसी स्पेसिफिक यूजर को, जिसको हम चाहते हैं कि कौन चीज दे सकते हैं। देखो, जैसे मान लो कि व्यू, व्यू लेवल, इसका मतलब ये है, व्यू लेवल का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास यूजर्स हैं तो यूजर्स हो सकता है कोई एडमिन है, यूजर हो सकता है जो केवल सिंपली एक नाइब यूजर है, नाइब यूजर, यूजर हो सकता है कोई एजुकेटर है, एजुकेटर। तो किस यूजर को कौन सी चीजें दिखानी है यह व्यू लेवल में हम सेट करते हैं। कि जो एडमिन है उसको सारा का सारा एडमिन पैनल दिखेगा। क्या जो नाइब यूजर है, जो एजुकेटर है, क्या उसको सारा का सारा जो डैशबोर्ड है वो दिखेगा? नहीं, उसको वही चीजें दिखेगा जो उसके काम की है। लेकिन जो एडमिन है वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो उसको सारी चीजें दिखेंगी। ये हो गया हमारा व्यू लेवल। एक्सटर्नल लेवल क्या हो गया? जो एक्सटर्नल लेवल है इज अनदर नेम फॉर यूजर व्यूज नॉट फिजिकल लेवल। ये भी हमारा व्यू लेवल का ही एक अलग से नाम है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डोमेन इन रिलेशनल डेटाबेस? बोला है कि कौन है जो एक सबसे तगड़ा टर्म जो डोमेन है, डोमेन, डोमेन को दिखा रहा है रिलेशनल डेटाबेस में, कौन है? क्या ओवरऑल डेटाबेस का स्ट्रक्चर? जो ओवरऑल डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो डोमेन नहीं, उसको बोलते हैं स्कीमा, स्कीमा बोलते हैं।
स्पेसिफिक सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट का कौन कौन से परमिसेबल वैल्यू है, कौन कौन से वैल्यू है जो हम उस एट्रीब्यूट के लिए असाइन कर सकते हैं, क्या उसको डोमेन बोलते हैं? बिल्कुल उसी को बोलते हैं। ए टेबल कंटेनिंग मल्टीपल रिकॉर्ड्स, एक टेबल में काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं तो क्या उसको डोमेन बोल देंगे? नहीं। ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, दो टेबल्स के बीच हम रिलेशनशिप दर्शा रहे हैं तो क्या उसको डोमेन बोल देंगे? नहीं बोलेंगे। डोमेन क्या होता है कि कोई हमारे पास एट्रीब्यूट है तो उसमें कौन कौन से वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास नंबर है तो नंबर पे हम इंटीजर असाइन कर सकते हैं, फ्लोट असाइन कर सकते हैं। तो वैसे ही कोई एट्रीब्यूट है तो उसमें किस किस वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं, किस किस वैल्यू को हम डाल सकते हैं, उस वैल्यू को हम उसका डोमेन बोलते हैं। क्या बोलता है? डोमेन। आंसर क्या हो जाएगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल्स रिप्रेजेंट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बोला कि कौन सा डेटा मॉडल है जो डेटा को टेबुलर फॉर्म में दिखाता है, रोज और कॉलम के फॉर्म्स में। क्या उसको रिलेशनल डेटाबेस बोल देंगे, क्या उसको हायरार्किकल मॉडल बोल देंगे, क्या उसको नेटवर्क मॉडल बोल देंगे, क्या उसको ऑब्जेक्ट मॉडल बोल देंगे? ऑब्जेक्ट मॉडल जो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के फॉर्म में दिखाता है, नेटवर्क मॉडल जो पूरा पूरा नेटवर्क दिखाता है, जो जब भी टेबल की बात आए और रो एंड कॉलम की बात आए तुरंत आंख बंद करके रिलेशनल मॉडल आंसर में सर्च करना है। अगर रिलेशनल मॉडल नहीं है तो तुरंत नन ऑफ दिस टिक करना है। आंसर क्या हो जाएगा? ए। जो हायरार्किकल मॉडल है वो डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में करता है, पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर में हायरार्किकल। नेटवर्क क्या करता है? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप्स। जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं, नेटवर्क कैसे करूंगा? जब सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो, जैसे मेश टोपोलॉजी का कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है? डेटा एज ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर की तरह ये चीजें काम करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट? कौन है जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है? कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन है? निम्न से कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट है? कंपोजिट मतलब जिसको एक से ज्यादा तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट किसको बोलेंगे? ऐसा एट्रीब्यूट जिसको हम एक से अधिक तरीके से डिराइव कर सकते हैं, एक से अधिक तरीके से उसको हम ले सकते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट। कंपोजिट मतलब जुड़ा हुआ, एक से ज्यादा, संगठित। क्या उसको जेंडर बोल देंगे? क्या उसको डेट ऑफ बर्थ बोल देंगे? क्या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बोल देंगे? ये तो नहीं होता है। क्या एज बोल देंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होगा उससे हम आदमी का क्या कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकाल सकते हैं। तो इससे दो काम हमारा हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ इसका आंसर हो जाएगा। जेंडर एक सिंपल एट्रीब्यूट है और इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ कैन बी डिकम्पोज इनटू डे, मंथ और ईयर मेकिंग इट अ कंपोजिट। इसको डे में, मंथ में, ईयर में हम अलग अलग चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू है और एज डिराइव हो रहा है डेट ऑफ बर्थ से, इसलिए इसको हम डिराइव एट्रीब्यूट बोलेंगे, ना कि कंपोजिट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिडिल लेयर ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस? जो थ्री टियर आर्किटेक्चर है डीबीएमएस में उसका मिडिल लेयर कौन है? तो देखो, एक होता है हमारे पास क्लाइंट, एक होता है सर्वर और बीच में होता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन सर्वर बोलो या फिर कुछ भी बोलो। क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया। क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि भाई मुझे चीज चाहिए, तो जैसे चाहिए तो पहले जाएगा एप्लीकेशन लेयर के पास और सर्वर, फिर सर्वर के पास। सर्वर के पास अगर वो डेटा अवेलेबल है तो सर्वर क्या करेगा? एप्लीकेशन सर्वर को देगा कि हाँ भाई देखो ये डेटा अवेलेबल है, और फिर एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट को देगा। तो बीच में कौन आ रहा है? एप्लीकेशन सर्वर। इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डीबीएमएस इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम? तो देखो, जो डीबीएमएस होता है इसकी कंसेप्ट तो आई ही, लेकिन इसके पहले चलता था हमारा फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम में क्या ऐसी दिक्कत थी कि डीबीएमएस को लाया गया? ये सारी चीजें हम थ्योरी क्लास में बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं, मतलब जितना बेहतर तरीका हो सकता है एक एक चीज एग्जाम्पल के तो हम पढ़ लिए हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं पूरा पूरा थ्योरी प्लस काफी सारा मॉक टेस्ट, तो आप हमारे कोर्स ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें एक एक चीज हमने थ्योरी में पढ़ा है।
तो अभी बोल रहा है कि जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस वो फाइल सिस्टम से कैसे अलग है, फाइल सिस्टम के ऊपर इसका क्या एडवांटेज है। रिड्यूस डेटा redundancy and improve data consistency, increase program data dependence, elimination of all data duplications, डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल बाय यूजर्स। क्या जो डायरेक्ट हार्डवेयर कंट्रोल होता है यूजर्स के द्वारा? नहीं, पूरा का पूरा जो डेटा डुप्लीकेशन है वो खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमाइज हो जाता है। इंक्रीज प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस, प्रोग्राम और डेटा की जो डिपेंडेंस है उसको बढ़ा देता है। नहीं, ये क्या करता है, डेटा की जो डुप्लीकेसी है उसको कम करता है। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी को कम करता है और डेटा कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है, कि अगर एक डेटा एक जगह सेम है तो वही डेटा अगर दूसरी जगह यूज हो रहा है तो सेम टू सेम वही डेटा रहना चाहिए, ना कि कोई और डेटा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट चेंजेस एट अ फिजिकल लेवल डू नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल स्कीमा इन डीबीएमएस। बोल रहा है कौन सा प्रॉपर्टी है जो इस चीज को दिखाता है कि अगर हम फिजिकल स्टोरेज लेवल में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, डू नॉट अफेक्ट द कंसेप्चुअल स्कीमा। अगर हम फिजिकल लेवल में कोई भी चेंज कर रहे हैं तो कंसेप्चुअल जो स्कीमा है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। देखो यहाँ क्या बोला, फिजिकल में हम कर रहे हैं, मतलब जो फिजिकल डेटा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि कोई भी चीज इंडिपेंडेंट कब है, जब कोई और उसके लाइफ के अंदर दखलंदाजी नहीं कर रहा है, कोई और उसके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं बोलता हूं मैं फाइनेंशियल फ्री हूं, फाइनेंशियल अगर मैं फ्री हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे दूसरों से कुछ लेना देना नहीं है, दूसरों से मुझे पैसे नहीं लेने हैं, घर वालों से मुझे पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना अर्न कर रहा हूं और अपना काम चला पा रहा हूं, राइट। तो अगर फिजिकल जो स्टोरेज है वह इंश्योर करता है कि कोई भी चेंजेस दूसरा कोई इसके ऊपर नहीं कर पाए, तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, जब लॉजिकल स्टोरेज पे कोई भी हमारा चेंजेस नहीं कर पाए। और डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी, डेटा सिक्योरिटी मतलब डेटा को सिक्योर करना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस is a dash architecture where the functionality is divided into servers and client, server and client। देखो अब यहां बोल रहा है कि जो डीबीएमएस है उसमें कौन से आर्किटेक्चर है जिसमें सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में चीजें बढ़ती हैं, सर्वर के बीच में और यहाँ क्लाइंट के बीच में। सर्वर क्लाइंट कितना है? ये दो, मतलब टू लेवल आर्किटेक्चर है, थ्री लेवल स्कीमा नहीं है। आप इसके बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। विच डेटाबेस इज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटाबेस दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। बोला कौन एक सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटाबेस है जो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट। तो इसके नाम में ही आंसर है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इंटरकनेक्टेड है, वो क्या है सर? डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डीबीएमएस मतलब यही होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल क्या होता है? जो टेबल्स का फॉर्म होता है। नेटवर्क क्या होता है? जो सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं मेश टोपोलॉजी की तरह। हायरार्की क्या होता है? जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेरेंट चाइल्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पेरेंट चाइल्ड होता है वैसे, राइट। नेक्स्ट, आप इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। जो हमारे पास डीबीएमएस है उसके बारे में हम काफी सारी चीज जानते हैं, तो कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए ताकि हम मानेंगे कि हाँ ये मेरा एक्चुअल में डीबीएमएस है। ऑथराइज्ड एक्सेस मतलब हम उसी को एक्सेस दें जो इसके कैपेबल है, जो इसके लिए है। ओके। सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है वो काफी सिक्योर हो, काफी रिलायबल हो। डेटा प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिस्टम फेल्यूर, अगर सिस्टम फेल हो रहा है तो डेटा हमारा सारा सारा प्रोटेक्ट रहे। और डीबीएमएस जो है इन सारे कामों को करता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। और गाइस यार अगर आप काफी सीरियस हैं यूपीएलटी ग्रेड के एग्जाम्स के लिए तो आप हमारे पावर पैक ले सकते हैं,
जिसमें 80 प्लस आवर्स का रिकॉर्डेड बैच अगर आप रोज 4-5 घंटे पढ़ते हैं तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा थ्योरी के साथ, रिवाइज वीडियो के साथ, सब कुछ के साथ। या फिर आप सिर्फ हमारा नोट्स ले सकते हैं, 99 पर मेरे नोट्स है। 99 पर नोट्स लेने के साथ आपको पीवाईक्यूज प्लस 20 प्रैक्टिस सेट इसके साथ ही मिल जाएगा सिर्फ 99 में। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इस कोर्स के अंदर आपको ये भी मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेकआउट करें, अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। जितना मैं वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे उसको देख लें एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट, कार्डिनैलिटी इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रेफर्स टू। कार्डिनैलिटी क्या होता है? कार्डिनैलिटी कि एक जो एंटिटी है वह कितने और एंटिटी से रिलेशनशिप में है। जैसे आप पढ़ते हो ना 1 to 1, 1 to many, many to many, 1 to n, इस टाइप के बहुत सारे कार्डिनैलिटी हमारे पास है। द नंबर ऑफ हायर लेवल एंटिटीज इन डायग्राम, जो हायर लेवल की एंटिटी है उनको बोल देंगे। द रेशियो ऑफ वन एंटिटी इन रिलेशनशिप टू अनदर एंटिटी, द ऑर्डर ऑफ द रिलेशनशिप, द ऑर्डर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटी नहीं, द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ सिंगल रिलेशनशिप नहीं, द रेशियो ऑफ वन एंटिटी टू रिलेशनशिप टू अनदर एंटिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Penalty refers to ratio between entities in relationship such as 1 to 1, 1 to n, m to n. Next, which of the following DBMS language is primarily used to define the structure and schema of a database? देखो जो डेटाबेस है उसमें काफी सारे लैंग्वेज है, जैसे DDL, DML, DCL, TCL, राइट। इस टाइप काफी सारे लैंग्वेजेज हैं और हर एक लैंग्वेजेज में काफी सारे अलग अलग कमांड्स हैं। तो एक ही कमांड्स का फंक्शन अलग है। तो बोला कौन सा इसमें जो हमारे पास लैंग्वेज है जो किसी भी स्कीमा का स्ट्रक्चर प्लस डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड स्कीमा, किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर प्लस उसके स्कीमा को डिफाइन करे, कौन है? क्या वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है? क्या वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है? क्या वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है? तो वो है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्योंकि सिंपली इसमें क्या बोल रहा है, उसका स्ट्रक्चर स्कीमा को डिफाइन करना है, तो डेफिनेशन लैंग्वेज है। अब देखो जो डेफिनेशन लैंग्वेज है उसमें आता है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, इसको याद कर लेना। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन, चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। डीसीएल कंट्रोल कर रहा है, कौन कौन? ग्रांट और रिवोक। टीसीएल मतलब ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, कमिट और रोल बैक। ये सारी चीजें सीधे तौर पर याद करनी है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि रिवोक किस लैंग्वेज का कमांड है, किसका है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कमिट और रोल बैक किसका है? तो टीसीएल का, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, जितना मैं बोलूं उतना कम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which database user is responsible for defining the schema and controlling database access permission? डेटाबेस के एक्सेस परमिशन को कौन कंट्रोल करता है? वो है हमारा एडमिन, जिसको बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए। और देखो जो डेटाबेस सेक्टर है उसके अंदर जो डीबीए है वो काफी बड़ा पोस्ट है, काफी जिम्मेवारी वाला पोस्ट है। इस सारे के सारे डेटाबेस को एडमिनिस्टर करता है और एक एक चीज वहां देखता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या होता है? जो प्रोग्राम करता है। एंड यूजर जो डेटाबेस का यूज करता है। नाइव यूजर जो नया नया यूजर आया रहता है जिसको कुछ पता नहीं होता है उसको बोलते हैं नाइव यूजर। Which property ensure that changes in the conceptual schema do not affect external? वहां हमारा फिजिकल स्कीमा था और यहाँ कॉन्सेप्चुअल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एब्स्ट्रैक्शन मतलब हमने जान लिया है, रिडंडेंसी मतलब जान लिया है, और फिजिकल डेटा हमने जाना है कब? जब फिजिकल स्कीमा हमारा चेंज नहीं हो तब। इसके बारे में आपको पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एसक्यूएल? एसक्यूएल के बारे में गलत कौन है? एसक्यूएल के बारे में गलत हमारा कौन है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। एसक्यूएल इज केस इनसेंसिटिव, एसक्यूएल क्या केस इनसेंसिटिव है? मतलब अगर मैं इंसर्ट ऐसे लिखता हूं और इंसर्ट ऐसे लिखता हूं तो क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि केस इनसेंसिटिव है। केस मतलब जो अपर केस लोअर केस होता है वो सेंसिटिव नहीं है। छोटा आप छोटे में लिखो, बड़े में लिखो, कैसे भी लिखो, दोनों बराबर है, ये भी हमारा सही बात है। जब ये सही है, केस इनसेंसिटिव है, तो क्या केवल केस सेंसिटिव हो जाएगा? नहीं,
SQL is the most popular query language used by major relational databases management systems such as MySQL, Oracle and SQL servers। क्या ये बातें सही हैं? बिल्कुल सही है, ये भी हमारी बातें क्या है, सही। तो इसमें क्या पूछा, फॉल्स कौन है, तो फॉल्स हमारा है सी, SQL इज केस सेंसिटिव। SQL केस सेंसिटिव नहीं है। Which DBMS language is mainly used for controlling user access and permission in database? तो आपने ग्रेंट और रिवोक के बारे में पढ़ा है, जो यूजर को एक्सेस दिया था, ग्रेंट एंड रिवोक। किसी को आप ग्रेंट कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, मतलब आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, और कब करते हैं, जब आप चीजों को कंट्रोल करते हैं तब। DCL। डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है, अल्टर, मॉडिफाई, क्रिएट। मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, राइट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और क्वेरी लैंग्वेज के अंदर सारे आते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ए। नेक्स्ट, व्हेन यूजिंग द एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट, मतलब जो एसक्यूएल का इंसर्ट स्टेटमेंट है उसको कब हम यूज करते हैं। रोज कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ओनली, या रोज को हम क्राइटेरिया के अनुसार हम केवल मॉडिफाई कर सकते हैं। हम एसक्यूएल का इंसर्ट क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में जानना है, ये हमारा गलत हो जाएगा। रोज कैन नॉट बी कॉपीड इन मास फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, जो रोज है वो कॉपी नहीं हो सकता मासेस में, एक टेबल से अनदर टेबल में। ये बात हमारा क्या हो जाएगा, ये बात हमारा गलत हो जाएगा। रोज कैन बी इंसर्टेड इन टू टेबल्स ओनली एट अ टाइम, क्या केवल एक बार ही हो सकता है, ओनली लिखा है, गलत। रोज कैन आइदर बी इंसर्टेड इन टू अ टेबल वन एट अ टाइम और इन ग्रुप, ये बिल्कुल सही बात है। रोज को हम टेबल में अकेले अकेले या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू रिलेशंस, स्टूडेंट एंड इनरोल। हमारे पास दो टेबल है, रिलेशन मतलब जहां भी रिलेशन लिखे, रिलेशन मतलब क्या है, टेबल। हमारे पास दो रिलेशन है, एक स्टूडेंट का रिलेशन है और एक इनरोल का रिलेशन है। निम्नलिखित दो रिलेशन स्टूडेंट और इनरोल पर विचार करें। स्टूडेंट रिलेशन है जिसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स दिया गया है। इनरोल टेबल है जिसमें कोर्स नंबर, कोर्स नेम दिया गया है। तो बोला स्टूडेंट रिलेशन है एम टपल्स, इसमें एम टपल्स है, मतलब एम रोज है। एंड इनरोल रिलेशन एन टपल्स, और जो इनरोल टेबल है उसमें एन टपल्स है। If we apply a natural join between students and enrolled, then the resultant relation है how many tuples। अगर इन दोनों के बीच हम नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें कितने हमारे रोज होंगे। जब नेचुरल ज्वाइन करते हैं मतलब हम क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं ऐसा, तो क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्किलमेंट है वो इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, मतलब टोटल इंटू टोटल हो जाएगा, इसका टोटल टोटल मिनिमम हो जाएगा, जोड़ देंगे का मल्टीप्लीकेशन हम लेते हैं। कौन सा एसक्यूएल का फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं, एक्सट्रैक्ट द डे ऑफ द वीक फ्रॉम अ डेट। किसी डेट है, कोई डेट हमारे पास दिया गया है, उसमें से डे को हम निकालेंगे। कैसे निकाल देंगे, डेट से निकाल देंगे, ईयर से निकाल देंगे डे को, मंथ से निकाल देंगे डे को, डेट से निकाल देंगे डे को, डे नेम से हम डेट को, डे को निकालेंगे। अब इसके बारे में यहाँ पढ़ना। अब मान लो कि कोई स्कीमा दिया गया है एम्प्लॉय का, जैसे एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट आईडी दिया गया, और डिपार्टमेंट एक टेबल है जिसमें आईडी और नेम दिया गया। अगर 10 रिकॉर्ड हैं एम्प्लॉय टेबल में और 5 रिकॉर्ड है डिपार्टमेंट टेबल में, तो हाउ मेनी रोज विल डिस्प्लेड इन द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। सेम से वही क्वेश्चन है, देखो इसमें 10 रिकॉर्ड दिया है एक में और 5 रिकॉर्ड दिया है एक में। तो जब भी हम करेंगे और कोई भी इसमें ज्वाइन नहीं दिया है कि कौन सा ज्वाइन करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, तो हम मानते हैं कि नेचुरल ज्वाइन करना है, और नेचुरल ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है हमारा 50। जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे नहीं, मैक्सिमम नहीं होता है। नेक्स्ट, विच क्लॉज अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड अलोंग विद एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन जैसे सम, काउंट, मैक्स, मिन, ये सारे क्या है, एग्रीगेट फंक्शन। तो बोला कौन सा यूज होता है एग्रीगेट फंक्शन के द्वारा, मतलब एग्रीगेट फंक्शन के साथ कौन यूज होता है, कौन होता है, या सेलेक्ट हो जाएगा, ग्रुप बाई हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, बोथ सिलेक्ट एंड ग्रुप बाई, दोनों होता है, सिलेक्ट भी और ग्रुप बाई भी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर, स्टार सेलेक्ट कर रहे हैं मतलब सारे के सारे रोज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सारे कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर ऑर्डर
बाई सैलरी एज नेम टू डिस्प्ले द सैलरी फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर मतलब डिसेंडिंग, नेम इन द असेंडिंग ऑर्डर, नेम असेंडिंग ऑर्डर है मतलब असेंडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी यूज्ड। अब देखो जो हमारे पास क्या है, ग्रेटर टू स्मॉलर सैलरी को डिस्प्ले करना मतलब सैलरी को ग्रेटर टू स्मॉलर मतलब डिसेंडिंग और नेम को असेंडिंग। तो इसको असेंडिंग कर देंगे पहला को, नहीं पहला को असेंडिंग कर देंगे, नहीं पहला को डिसेंडिंग कर देंगे, दूसरा का असेंडिंग, बिल्कुल पहला को डिसेंडिंग कर देंगे, दूसरा का असेंडिंग, ये जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि असेंडिंग को हम ए एस सी से डिनोट करते हैं एसक्यूएल में और डिसेंडिंग को डी ई एस सी से। तो इसका शॉर्ट फॉर्म पता होना चाहिए। काफी सारे लोग इसको टिक मारेंगे, बोलेंगे डी हमारा सही है। सर हमने तो सही टिक मार के आया था, पता नहीं आंसर गलती कैसे हो गया। तो कैसे हो गया ये चीज आपको पता चल गई। डिसेंडिंग मतलब डी ई एस सी, असेंडिंग मतलब ए एस सी, राइट। नेक्स्ट, द आर्गुमेंट ऑफ सम इन माई एसक्यूएल कैन बी, जो सम है उसका आर्गुमेंट क्या हो सकता है, मतलब उसमें कौन कौन से वैल्यू हम पास कर सकते हैं। या कैरेक्टर को हम ऐड कर देंगे, वेर वैल्यू को ऐड कर देंगे, ईयर को ऐड कर देंगे, हम किसको करते हैं इंटीजर वैल्यू को। इन द रिलेशनल मॉडल टपल किसको बोलते हैं, टपल बोलते हैं हम किसको, रो को। रो कॉलम क्या बोलते हैं एट्रीब्यूट। में बोल देंगे नहीं, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस को बोल देंगे नहीं। आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। Which SQL constraint ensure that no duplicate values are allowed in a column and that column cannot contain null value as well? कौन है जो बताता है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को हम नहीं डाल सकते हैं, कौन सा की है, प्लस कोई भी नल वैल्यू नहीं रह सकता है। यूनिक होता है, यूनिक में डुप्लीकेट अलाउ नहीं है लेकिन नल हो सकता है। नट नल कंस्टेंट नहीं है, ये हमारा है प्राइमरी की। नट नल इसके लिए कंस्टेंट नहीं है। प्राइमरी की इसका आंसर हो जाएगा फॉरेन की। क्या होता है, जब एक टेबल का कंटेंट दूसरे टेबल को रेफर करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, उसको बोलते हैं फॉरेन की। और ये सारी चीज मैंने थ्योरी में पढ़ाई हुई है, सब चीज एक एक चीज हमने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है इसके टेबल के साथ। इन रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन नॉर्मलाइजेशन इज मेनली यूज्ड टू अचीव विच ऑब्जेक्टिव। देखो जो डेटाबेस है उसमें काफी सारी डेटा डुप्लीकेट हो जाती है, राइट। जैसे आपको पता होगा कि जो डेटाबेस है उसमें काफी सारा डेटा क्या हो जाता है डुप्लीकेट। जब डुप्लीकेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डुप्लीकेसी को करते हैं रिमूव। क्योंकि अगर हम डुप्लीकेट डेटा को रिमूव नहीं करेंगे और कोई भी चीज हम सर्च कर रहे हैं तो एक ही टाइप का काफी सारा चीज हमें देखने को मिलेगा, राइट। हम परेशान हो जाएंगे कि एक्चुअल में डेटा हमारा कौन है। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो जो रीड एनोमली है, इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली, जो दिखते हैं, जो परेशानियां हैं, अपडेट करने में दिक्कत, इंसर्ट करने में दिक्कत, डिलीट करने में दिक्कत कि किसको डिलीट करें किसको नहीं, कौन डिलीट करना है, क्योंकि बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, इन जो डुप्लीकेसी है, इनकंसिस्टेंसी है, रिडंडेंसी है, इनको कम करता है। तो क्या करेगा, इंक्रीज डेटा रिडंडेंसी, नहीं तो कम करेगा। इंप्रूव क्वेरी एग्जीक्यूशन स्पीड, क्वेरी जो एग्जीक्यूट होता है उसके स्पीड को इंप्रूव करेगा, नहीं। रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड एलिमिनेट एनोमलीज, यस। डेटा रिडंडेंसी को कम करना और एनोमलीज को कम करना। इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी, ये हमारा नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा सी। और गाइस मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पढ़ना अभी भी शुरू नहीं किए हैं तो सीरियस हो जाइए, अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए, राइट। नेक्स्ट, इन ईआर मॉडलिंग विच की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ वीक एंटिटी। कौन सा की है जो किसी भी वीक एंटिटी को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। प्राइमरी की नहीं, कैंडिडेट की नहीं, वो करता है पार्शियल की। अगर वीक एंटिटी का बात है, पार्शियल की मतलब वीक एंटिटी को आइडेंटिफाई करता है, वीक एंटिटी। ये चीज आपको तुरंत याद कर लेनी है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर स्टेट ऑफ ए ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का कौन सा प्रॉपर स्टेट नहीं है। पार्शियली अबॉर्टेड, पार्शियली कमिटेड, अबॉर्टेड। कमिटेड तो होता है या तो मतलब कमिट हो गया, चेंजेस हो गया, ये होता है। अबॉर्टेड मतलब
कमिट नहीं हुआ उसको बीच में स्थगित कर दिया गया होता है, पार्शियली कमिटेड भी होता है। लेकिन पार्शियली अबॉर्टेड ये नहीं कि आधा अधूरा फेल हुआ है, नहीं, फेल हुआ तो पूरा होगा, फेल हुआ तो क्या होगा, पूरा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन द रिकवरी मैनेजर मस्ट इंश्योर्स, जब ट्रांजेक्शन होता है तो कौन से रूल फॉलो करते हैं, डेटाबेस कंसिस्टेंसी, एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, एसिड रूल्स के अंदर सारे के सारे आ गए। एटोमिसिटी भी आ गया इसके अंदर, कंसिस्टेंसी भी आ गया इसके अंदर, आई से इंटीग्रिटी भी आ गया और डी से ड्यूरेबिलिटी भी आ गया। एसिड फ्लो में क्या होता है, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी और ड्यूरेबिलिटी। एसिड रूल से कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, दुनिया का कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसको एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करना मस्ट है। अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, एसिड मतलब ये सारे सारे जो चार फीचर्स हैं इनको अगर फॉलो नहीं करता है तो फिर वो ट्रांजेक्शंस ट्रांजेक्शंस नहीं माना जाता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्टोरिंग अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल डेटा सेपरेटली, जो ओरिजिनल डेटा है उसके एक कॉपी को स्टोर करना हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बैकअप। स्टोरेज नहीं, रिट्रीवल मतलब फेच करना, रिकवरी मतलब उसको वापस लाना अगर जो बैकअप में है उसको। जितने ऑल ओरेकल ट्रांजेक्शन ओबे द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शंस, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ऑल टास्क ऑफ ट्रांजेक्शंस आर परफॉर्म्ड और नॉन ऑफ देम, या तो सारे के सारे देखो, जैसे मान लो कि कोई ट्रांजेक्शन है 10,000 पे भेजना है, 10,000, 10,000 ए के पास है, इसको बी के पास भेजना है, तो एक बार में अगर आप 10,000 रुपये भेज रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 5,000 रुपये यहाँ चला गया और 5,000 रुपये रास्ता में रुक गया, 5,000 बाकी है। या तो पूरा का पूरा पैसा जाना चाहिए या फिर 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। कहने क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो इसका फीचर क्या होना चाहिए कि या तो आप ट्रांजेक्शन अगर मानो कि 10,000 रुपये भेज रहे हैं तो 10 का 10,000 रुपया किसी अकाउंट में चला जाए जिसको आप भेज रहे हैं, या फिर ऐसा होगा अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो 1 रुपया भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी कि 10,000 में भेज रहा हूँ, 5,000 चला गया, 5,000 बाकी रह गया, 10,000 में भेज रहा हूँ, 9,000 चला गया, 1,000 बाकी रह गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बोला कौन सा ट्रांजेक्शन है जो दिखाता है कि या तो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हुआ है या फिर कोई भी नहीं हुआ है। क्या उसको एटॉमिसिटी बोल देंगे, ड्यूरेबिलिटी बोल देंगे, कंसिस्टेंसी बोल देंगे, या फिर आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एक बार में एक ट्रांजेक्शन होता है, कंसिस्टेंसी मतलब सारी जगह समान हो, ड्यूरेबिलिटी मतलब ज़्यादा देर तक टिके ट्रांजेक्शन, अगर एक बार कमिट हो गया है तो रोल बैक नहीं हो सकता है, रोल बैक हो गया है तो कमिट नहीं हो सकता है। लेकिन एटोमिसिटी क्या होता है, एटॉमिक, एटॉमिक, एटॉमिक मतलब एक बार में एक, या तो पूरा हो या फिर नहीं हो। आंसर क्या हो जाएगा, ए। द डेडलॉक स्टेट कैन बी चेंज बैक टू स्टेबल स्टेट बाय यूजिंग विच स्टेटमेंट, अगर कोई ट्रांजेक्शन का डेडलॉक स्टेट आ गया है उसको फिर से हम स्टेबल स्टेट में लाना चाहते हैं, क्या कमिट कर देंगे, कमिट मतलब परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, ये नहीं होगा। रोल बैक, यस, रोल बैक मतलब वापस लेना, सेव पॉइंट मतलब सेव करना, डेडलॉक मतलब ये तो ऐसा कंडीशन जहाँ जो रिसोर्सेज, जहाँ जो प्रोसेस है रिसोर्स के लिए वेट करते रहता है। रोल बैक मतलब जैसे मान लो कि रोल बैक ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आप ये रोड है, यहाँ एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज, ये भी रोड है, लेकिन ब्रिज का काम अभी चल रहा है, ये ब्रिज समझ लो बना नहीं हुआ, आधा अधूरा है, अधूरा। तो अब जैसे यहाँ जा रहे थे, 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 जैसे आप यहाँ गिरने वाले थे तब तक आपने देख लिया अरे यार ब्रिज तो टूट गया है, तो आप यहाँ से वापस आ गए, इसको बोलते हैं रोल बैक। फाइनल पोजीशन से पहले आप वापस आ जाना, रोल बैक बोलते हैं। कमिट, कमिट मतलब ट्रांजेक्शन हमारा फुलफिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, रोल बैक। इन डीबीएमएस आइसोलेशन प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, आइसोलेशन क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस बोल देंगे, सीरियलाइजेबिलिटी बोल देंगे, ड्यूरेबिलिटी बोल देंगे, एटॉमिसिटी बोल देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं आइसोलेशन मतलब एक बार में एक, मतलब सीरियली चीजें होना, ये सारी चीज एक बार में हमने जाना है। Two schedules are said to be dash if the order of any two conflicting operations is same in both the schedule.
दो शेड्यूल हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अगर दोनों का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एनी टू शेड्यूल, एनी टू कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, कन्फ्लिक्टिंग है मतलब कन्फ्लिक्ट शेड्यूल हमारा हो जाएगा। बाकी सबके बारे में आपको पढ़ना है सिंपली। विच फेज ऑफ टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, 2PL जो टू फेज लॉकिंग है, allows a transaction to acquire locks but not release any locks। टू फेज में क्या होता है? एक होता है ग्रोइंग फेज और एक होता है श्रिंकिंग फेज। ग्रोइंग मतलब ग्रो कर रहे हैं, इसमें हम लॉक लगाते हैं, और इसमें हम लॉक हटाते हैं, रिमूव करते हैं। एक्वायर और लॉक्स मतलब लॉक्स हम लगा रहे हैं बट नॉट रिलीज एनी लॉक्स। लॉक इसमें लगा रहे हैं ग्रोइंग फेज में, ग्रोइंग फेज में हम क्या करते हैं? लॉक लगाते हैं। अगर वहीं बोलता है कि रिलीज कर रहे हैं तो श्रिंकिंग फेज में हम लॉक रिलीज करते हैं। ये दोनों हमारा इसमें नहीं होता है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल्स में। बीच concurrency control technique assigns a unique time stamps to each transaction to maintain serializability। टाइम स्टैम्प दे रहा है मतलब टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स 37 का हमारा बी हो जाएगा। टू फेज हमने जान लिया है, डेडलॉक प्रिवेंशन नहीं होता है, मल्टीवर्जन कंकरेंसी इसका नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेल्योर टाइप अकर्स ड्यू टू पावर फेल्योर और हार्डवेयर मलफंक्शन? कौन सा फेल्योर है, मतलब कब सिस्टम फेल करता है? पावर के कारण या फिर हार्डवेयर के कारण, कब करता है? ट्रांजेक्शन फेल्योर, सिस्टम क्रैश, लॉजिकल एरर हार्डवेयर की तरह नहीं आएगा, सॉफ्टवेयर के लिए आएगा, डेडलॉक नहीं होता है। सिस्टम क्रैश माना हो जाएगा अगर पावर चला गया या फिर हार्डवेयर काम नहीं कर रहा है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज अ नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट डज नॉट रिक्वायर अ फिक्स्ड स्कीमा? कौन नॉन रिलेशनल है? मतलब जिसमें टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता है। माई सिक्वल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, एक्सपीरियंस, नो सिक्वल। इसका आंसर निकालते हैं नो सिक्वल। बाकी सारे हमारे क्या है? रिलेशनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ओपन सोर्स? ओपन सोर्स कौन है? मतलब जिसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। क्या MS SQL सर्वर है, सैप हाना है, पोस्ट SQL है, या फिर अमेजॉन रेडशिफ्ट है? ये है पोस्ट SQL और इसको करना है याद। भैया मुझे कैसे पता चलेगा कौन ओपन सोर्स है? याद कर लो, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन रिलेशनल है कौन नॉन रिलेशनल है? जो आप पढ़ो इसको याद करो, सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिलेशनल? कौन नॉन रिलेशनल है इसको भी याद करना है। दूसरी बार पढ़, माई स्क्यूएल रिलेशनल है, माई स्क्यूएल क्या है? रिलेशनल। IBM DB2 रिलेशनल, और ओरेकल डेटाबेस हमारा क्या है? रिलेशनल है, लेकिन HBase क्या है? नॉन रिलेशनल। कैसे याद करना है? बार बार पढ़। बीच नॉर्मल फॉर्म्स रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसीज। देखो जो हमारे पास यूपीएलटी का सिलेबस है, यूपीएलटी ग्रेड, उसमें डीबीएमएस में काफी लिमिटेड चीजें पढ़ना है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पढ़ते, जिसके लिए मैंने पढ़ाया हुआ है, हालांकि मैंने यूपीएलटी ग्रेड के लिए भी पढ़ाया हुआ बैच, उसमें मैंने नॉर्मल फॉर्म्स पढ़ाए हैं, लेकिन सिलेबस काफी कम दिया है यूपीएलटी ग्रेड का। जो यूपीएलटी ग्रेड है जितना सिलेबस दिया गया है उसी को डीप में पढ़ना है। बीपीएससी टीआरई में जो डीबीएमएस का सिलेबस है काफी बड़ा है, राइट? तो कौन पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करता है टेबल? या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स, थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स, या फिर कौन? ये करता है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में देखो। जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स है वह रिपीटिंग ग्रुप्स को भगाता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म्स पार्शियल डिपेंडेंसी को भगाता है और इसको फुल डिपेंडेंसीज कर देता है, फुल डिपेंडेंसी में कर देता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स क्या करता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को भगाता है। और BCNF क्या है? ये थर्ड NF का थोड़ा सा तगड़ा हमारा क्या है? वर्जन है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है दोबारा पढ़ना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म सबके बारे में पढ़ के इसको कर लेना है याद। अगर किसी को हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म तभी बोलते हैं कब? जब इट है नो मल्टी वैल्यूड नहीं, फोर एन एफ हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टी वैल्यूड फोर्थ NF, ये हमारा क्या हो जाएगा? 4NF। इट इन 2NF एंड हैज नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, बिल्कुल सही मुझे दिख रहा है। इट इज ओनली वन कैंडिडेट की, ये हमारा हो जाएगा BCNF। हाँ BCNF टाइप का हो जाएगा।
इट है नो फॉरेन की, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। विच नॉर्मल फॉर्म्स डील्स विद फंक्शनल डिपेंडेंसीज वेयर एवरी डिटरमिनेंट इज ए कैंडिडेट की, और ये हमारा काफी तगड़ा है बीसीएनएफ का। अगर आप में चले पीछे तो आप यहाँ देखेंगे बीसीएनएफ क्या है, जहां एवरी डिटरमिनेंट हो, मतलब जो लेफ्ट साइड वाला हो वो हमेशा एक कैंडिडेट की हो, जो ए है हमेशा एक कैंडिडेट की है। क्या हो जाएगा हमारा बीसीएनएफ, वाइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म्स। और इसी के साथ हमारा डीबीएमएस खत्म होता है। जितने सिलेबस में दिया गया है एक एक चीज को हमने पढ़ लिए हैं, और वह काफी आपको डिटेल में पढ़ना है प्रैक्टिस सेट के साथ, वीडियो प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आपको सिंपली इस बैच को लेना है, और इस बैच में जितने एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट्स हैं, आप अभी से 10 दिन तक अगर लगातार रगड़ के पढ़ देंगे तो एक एक चीज आपको याद हो जाएगा। या फिर आप इस नोट्स को लेकर अभी से पढ़ना शुरू कर दें, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए